अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, स्मोग ने पंजाब को घेरे में लिया हुआ है और अब नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस सिचुएशन को तकरीबन 10 से 12 दिन गुजर चुके हैं और दिन ब दिन हम देख रहे हैं सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही है। इस सूरत हाल में हमने देखा सीएम पंजाब की कारकर्दगी पर काफी सवाल उठाए गए। हमने देखा एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हुए जिसमें सीएम पंजाब का बैग पकड़े मरियम औरंगजेब साहिबा सीएम पंजाब को अकेला नहीं छोड़ रही और उनके साथ साथ हैं। इस सूरत हाल पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से जो कमेंट्स किए गए, जो डिस्कशन की गई, उसका एक छोटा सा चंक हम आपसे शेयर करते हैं। लोगों का कहना है कि पंजाब हुकूमत पंजाबियों को, पंजाब को अनाथ बच्चे की तरह छोड़कर जा चुकी है। अगर हम पिछले दौर की बात करें, जब सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे और उस दौर में डेंगू ने सर उठाया था, तो किस तरह से उन्होंने मुतहर्रिक होकर दिन रात एक करके डेंगू की सिचुएशन को कंट्रोल किया था। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन स्मोक की जो दिन ब दिन हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है, इस सिचुएशन में सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा तो हमें पंजाब में नजर नहीं आ रही, लेकिन उनके साथ साथ हमें मरियम औरंगजेब साहिबा भी पंजाब में नजर नहीं आ रही। क्या मरियम औरंगजेब साहिबा का, चले सीएम साहिबा का तो हम कहते हैं हेल्थ इश्यूज की वजह से अचानक जाना चले थोड़ा जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन क्या मरियम औरंगजेब साहिबा का वो बस्ता थामे, एक अपना बैग थामे, एक मरियम नवाज साहिबा का बैग थामे, उनको फॉलो करना, उनके पीछे पीछे जाना, क्या ये पंजाबियों के स्मोक के इशू से ज्यादा बड़ा संगीन मसला था? अच्छा, ये वो टॉपिक है, वो डिस्कशन है जो सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी और एक जाने मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स खड़े और दूसरी जानिब हम देखते थे कि खान के सपोर्टर्स किस तरह से मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एक के बाद एक सवाल उठाते चले गए। अब मौजूदा सिचुएशन में हमने बात की, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सोशल टॉक है, हम ज़ेरे बहस जरूर लेकर आते हैं उन मौज़ूआत को जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हैं। लिहाजा अब देखते हैं कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हमारे अदारे किस तरह से काम कर रहे हैं, जिसमें फ्रंट लिस्ट पे, लिस्ट में सबसे ऊपर जिसका नाम आता है, टॉप ऑफ द लिस्ट है पीएचए। पीएचए किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से स्मोक की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है। हमने देखा कि सुबह से शाम तक कुछ गाड़ियां पूरे पंजाब में, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करती हैं और किस तरह से पौधों को, दरख्तों को धोती हैं। हमने प्रीवियस शोज में कई बार आपको बताया कि जब गर्द पौधों पर जम जाती है तो पौधों का जो एक बेनिफिट्स हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उन बेनिफिट्स में हम कमी होते हुए देखते हैं। तो पीएचए की इसके अलावा और क्या कारकर्दगी है, क्या प्लानिंग्स हैं, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमें बीपर पर ज्वाइन किया है पीएचए की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नादिया तुफैल साहिबा ने। वेलकम कहते हैं नादिया आपको, और आपसे जानना चाहूंगी कि पीएचए की स्मोक को लेकर क्या प्लानिंग है। हमें एक छोटा सा एक आप थोड़ा आइडिया दें कि किस तरह से पीएचए काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया नूर आपका प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और डेफिनेटली ये एक ऐसा इशू है जो कि कई सालों से जो है हमारे एक पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर में स्मोक ने, और स्मोक प्लस फोग अब हो गई है, तो स्मोक ने काफ़ी जो है वो अपने पंजे गाड़ लिए हैं। लेकिन पीएचए आपको पता है कि हमेशा की तरह मुतहरिक था और मुतहरिक है और इंशाल्लाह मुतहरिक रहेगा। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये स्मोक को तो वो हमेशा के लिए ख़त्म ही कर दे। पीएचए का बेसिकली जो मेन टास्क होता है वो यही है कि लाहौर को उसने हरा भरा रखना है और वो रखता है। हर दफ़ा उसकी एक कोशिश होती है कि उसने प्लांटेशन करनी है, हदफ होते हैं उसके कि उसने प्लांटेशन करते रहना है मुख्तलिफ शाहराहों पे, रिंग रोड पे जो भी नई शाहराएं बन रही हैं और जितनी भी जगह हैं हमारे पार्क्स हैं, लोकेलिटी के पार्क्स हैं, जितने भी पार्क्स हैं उन सब जगहों पे। और अब कई सालों से जो है पीएचए ने ऐसा करना शुरू किया कि इंडिजिनस जो हमारे देसी दरख्त हैं उनको लगाने के लिए ज्यादा जो है वो फरोग दे रहा है। ठीक है। हर साल हमारा हर सीजन में जो होते हैं वो डिफरेंट होता है कि हमने जून जुलाई में मानसून की अलग प्लांटेशन करनी है, दिसंबर में आजकल फिर प्लांटेशन हो रही है, डिफरेंट टाइम में प्लांटेशन जो है वो जारी रहती है। उस टाइम पे प्लांटेशन को ज्यादा करते हैं
کہ جس ٹائم اس کی گروتھ ریٹ جو ہوتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا ہے کہ اس دفعہ جو مونسون کی پلانٹیشن ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 10 لاکھ کے قریب ہوگی ہے، جس کے اندر ہمارے سارے یہ جو ایسے درخت تھے جب ہمارے آباء و اجداد جن درختوں کے نیچے بیٹھ کے آپ بھی دیکھیں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جی درختوں کے نیچے بیٹھ کے بڑی بڑی دیر تک ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہوتے تھے اپنی پنچایت بھی لگاتے تھے، بالکل. بیٹھتے تھے صبح سے شام تک، کہ وہاں پہ آپ کو نہ اے سی کی، نہ کولر کی، نہ پنکھے تک کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اسی ہی کلچر کو جو ہے وہ دوبارہ سے پی ایچ اے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ لے کر آئے، اور وہ انشاءاللہ تعالی لے کر آئے گا. اس کے علاوہ ہم اسموک کے لیے مزید جو ہے وہ لنگز آف لاہور ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. یہ راوی کے دونوں اطراف پہ بنایا جا رہا ہے، تقریباً کوئی یہ 800 ایکڑ جگہ ہے. ٹھیک ہے. اس طرف ساری جو ہے وہ پلانٹیشن ہونی ہے، اور پلانٹیشن ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. تقریباً کافی حد تک ہو چکی بھی ہے، لیکن ابھی 800 ایکڑ تو بہت بڑا ایریا ہے. اوکے. اس کی شروع کر دی ہے، لیولنگ ہو رہی ہے، اور اس پہ جو پلانٹیشن ہے وہ تقریباً کوئی 8-10 ایکڑ پہ ہو گئی ہے. اور جو درخت ہے وہ بھی ہم 3 فٹ کے فاصلے پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پودا نہیں لگا رہے، درخت لگا رہے ہیں جو کہ 5 سے 10 فٹ تک کا ہوگا، جو کہ فوری امپیکٹ دے، جو ٹھیک کہ ہے. فوری آکسیجن دے. اور قریب اسی لیے ہم اس کو لگا رہے ہیں کہ آپ کو ایک فوری امپیکٹ آئے. فور دا ٹائمنگ آپ کو بھی پتا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ درخت لگتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ یہ پورا کا پورا 800 ایکڑ جو ہے میگا پروجیکٹ ہے، یہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو جو ہے وہ نظر آئے نادیہ، گا کہ اگر کوئی ہم بات کریں ماضی کے کچھ سالوں کی تو 2016 جی سے 15 سے اسموگ نے جنم لینا شروع کیا. جی تب جی سے اب تک آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ لیول پر کیا ایسے کام ہوئے ہیں جنہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ عام طور پر لوگ نہیں جانتے ان چیزوں کو کہ کس طرح سے اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا پلاننگ رہی ہے پی ایچ اے کے حوالے سے. پی ایچ اے کی پلاننگ میں دیکھیں، ایک تو ہماری ہوگی نا پلانٹیشن، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے درختوں کو جو ہے وہ کور کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جو گرین ایریا ہے وہ سارا کا سارا کور کیا، جو کہ کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہوا تھا. اب اس کے اندر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمیں کوئی سی بھی جگہ ملے وہاں پہ چاہے ہم ورٹیکل جو ہے وہ پلانٹرز لگا دیں، کوئی بھی پلانٹرز لگا دیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اسموک کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد پی ایچ اے کا ایک سب سے بڑا جو ایسا اقدام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی واٹر لاریز جو ہیں وہ نکالی ہوئی ہیں. ہماری گاڑیاں آپ دیکھیں گے رات میں، صبح میں، دوپہر میں، وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کو لاہور کی سڑکوں پہ نظر آئیں گی، جو کہ ٹھیک ہے. ٹری واشنگ کر رہی ہیں. جس کے اوپر یہ ہے کہ یہ جو درختوں کے اوپر ساری یہ گرد و غبار جم جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کا جو آکسیجن جو لیول ہے وہ انکریز ہوتا ہے. اور ہم اس قسم کے درخت لگا رہے ہیں جیسے یہ نیم ہے، پلکن ہے، بور ہے، اس طرح کے درختوں کو جو ہے جو ایک کنوپی بنا دیتی ہیں، اس ٹھیک ہے. طرح کے درختوں کو فروغ دے رہے ہیں جو کہ آکسیجن زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کرے. ٹھیک ہے. تھینک یو نادیہ. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی سٹیزنز کو کیا ایڈوائز کریں گی، کیونکہ جب تک شہری انفرادی طور پر کوئی ایکشن نہیں لیں گے، کوئی چھوٹے چھوٹے کام نہیں کریں گے، اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا تبدیل نہیں کریں گے، تو تب تک ہم سموک کو صرف اور صرف اعلیٰ حکام اور گورنمنٹ لیول پر ہی تو نہیں چھوڑ سکتے نا، ایک عام شہری کی بھی ذمہ داری ہے. تو آپ پی ایچ اے کی ممبر ہونے کے حوالے سے شہریوں کو کیا سجیشن دیں گی، کس طرح سے وہ بھی سموک کو کم کرنے میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں؟ بالکل، پی ایچ اے کی طرف سے یہ ایک ریکویسٹ ہے، ہم سب جو شہری ہیں، آپ بھی، میں بھی، ہمارے بچے اور ہمارے آباء و اجداد، سب لوگ، چاہے کسی کا 5 مرلے کا بھی گھر ہے تو وہ کوشش کرے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک تو جو ہے وہ کوئی دیسی درخت لگائے، چھوٹا لگا لے بھلے، اور پھر اس کی دیکھ بھال کرے. ٹھیک ہے. جیسے جب پی ایچ اے بھی جو ہے وہ پلانٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو کائنڈلی ان پلانٹس کو کبھی پھینکے مت، انہیں ان کو سنبھال کے بھی نہ رکھیں گملوں کے اندر، انہیں زمین کے اندر لگائیں اور اس کی پراپر ٹیک کیئر کریں، کیونکہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے ہے. یہ ان کے لیے سوال ہے کہ ہم اپنے ماحول کو اب صاف کریں گے تو ٹھیک آگے ہے. جا کر وہ لوگ سانس لینے کے قابل ہوں گے نا.
اور یہ پھر ہمارا نہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہر گھر میں اتنی گاڑیاں ہیں، بجائے کہ ہر بندہ الگ الگ گاڑی پہ نکلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایندھن، گاڑیاں، یہ سب کچھ ان کی وجہ سے بھی کافی جو ہے وہ اسموگ ہو رہی ہے. تو کوشش کریں کہ ایک گاڑی نکالیں اور اسی پہ ہی سب لوگ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو بھی ہے جیسے بھی ہے آپ ایک ضرور اپنے گھر میں 1 یا 2 جو ہے وہ درخت ضرور لگائیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ نادیہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت بہتر انداز پہ ایلیبریٹ کیا نادیہ نے کہ عام شہری کیا رول پلے کر سکتے ہیں اسموک کو کنٹرول کرنے میں. ناظرین، ہم پاکستانیوں کا سب سے بڑا ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکومت پر ہر چیز کی ذمہ داری پھینک دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کا ہی کوئی باشندہ آئے گا. اب حکومت کا کوئی باشندہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، لیکن اگر کوئی نہ آئے تو ہم اسے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور کئی سال گزار دیتے ہیں. یہاں ہم سبھی کے لیے ایک بڑی ذمہ داری، ایک اچھا شہری ثابت ہونے کے لیے یہ ہے کہ ہم پلانٹیشن کی طرف جائیں. میں نے کئی سکولز کو دیکھا جو ایک بہت بہترین انیشیٹو ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلانٹیشن کرنے کے بینیفٹس بتائے، پلانٹیشن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ بڑوں کی نسبت بچوں میں پلانٹیشن کا جو انٹرسٹ ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور جس طرح سے ہمیں نادیہ نے بتایا کہ لنگز آف لاہور کے نام سے جو ایک پروجیکٹ 800 ایکڑ پر تیار کیا جا رہا ہے، اگر تو میں کہتی ہوں کہ جتنی بھی اگر پی ایم ایل این کے بعد آنے والی دوسری حکومت بھی اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرے گی، ایک روایتی سیاست کی طرح ایک حکومت کے بنائے ہوئے پروجیکٹ کے بعد اس کو دوسری حکومت جب آتی ہے، دوسری پارٹی آتی ہے اقتدار میں، تو وہ اس کو کس طرح سے مائنس کر دیتی ہے، کس طرح سے روک دیتی ہے. اگر یہ چیز روک دی جائے، یہ چیز ختم کر دی جائے، تو مجھے لگتا ہے لنگز آف لاہور پی ایچ اے کا ایک بہترین پروجیکٹ ثابت ہو سکتا ہے جو لاہوریوں کی، پنجابیوں کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج لے کر آ سکتا ہے. ناظرین، اسی موضوع کو بڑھائیں گے آگے اور مزید بات کریں گے کہ یہ اسموگ کی موجودہ صورتحال بچوں میں اور خاص طور پر اسپیشل بچوں میں کون کون سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم پہلے کیا کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے بچے خدا نخواستہ ان بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں تو ہم کس طرح سے ان بیماریوں سے بچوں کو اور بڑوں کو، بوڑھوں کو بچا سکتے ہیں. اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سردی اور اسموگ لاہوریوں کو اپنی لپیٹ میں، اپنے گھیرے میں لے چکی ہے. ایک جانب سردی کے بے شمار مسئلے مسائل ہیں، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسموگ نے کس طرح سے بچوں پر حاوی ہونا شروع کر دیا ہے. سکولز بند ہوئے اور بچوں کا گھر میں رہنا لازمی کر دیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ بچے پھر بھی پیرنٹس کے ساتھ مارکیٹس میں، پارکس میں کھیل کود کرتے نظر آ رہے تھے. آخر کیوں ہم پاکستانی کسی بھی بیماری کو، کسی بھی مسئلے کو سیریس نہیں لیتے، اور جو 10 دن کی، 6 دن کی جو پچھلے دنوں چھٹیاں گزری ہیں، ان چھٹیوں کو اتنا سیلیبریٹ کیا گیا لاہوریوں کی جانب سے، بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ زو جانا شروع کر دیا، پارکس میں بیٹھنا شروع کر دیا، کہ وہ جو 10 دن کی ایک لاپرواہی تھی وہ اب اتنی زیادہ بچوں کے اندر جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، جو نئی بیماریاں بھی جنم لیتی نظر آ رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سردی نے اور اسموگ نے لاہوریوں کو بے شمار حد سے زیادہ پریشان کر دیا ہے. اسی صورتحال پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر مسعود شیخ صاحب. سر، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور جاننا چاہوں گی کہ کیا صورتحال ہے. کئی ایسی بیماریاں بھی سننے کو مل رہی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، اور ان کی وجہ بھی، ان بیماریوں کے بڑھنے کی وجہ بھی اسموگ ہے. کیا الیبوریٹ کریں گے؟ دیکھیے، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے سائنٹیفک ریسرچ بڑھتی جا رہی ہے، نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بیماریوں کی نئی کازز سامنے آ رہی ہیں. پچھلی 1 دہائی سے جو سب سے امپورٹنٹ اس سیزن میں چیز ڈسکس کی جاتی ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، وہ اسموگ ہے. اور اس پہ بہت دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی. تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان میں خاص طور پہ، اور وہ جو فرسٹ ٹرائمیسٹر یعنی جن کی پہلا 3 مہینے چل رہے ہیں، ان کو اس اسموگ سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ باہر نکلیں، اس ہوا میں سانس لیں جس میں اسموگ بہت زیادہ ہو، تو اس سے کئی مسائل جنم لیتے ہیں. مثلا بچوں کا وزن کم ہو سکتا ہے پیدائشی طور پر، ان کے اندر پری میچور رپچر آف میمبرینز ہو سکتی ہیں، بچے کے اندر ڈیفارمیٹی آ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
अगर न्यूबॉर्न बच्चा पैदा हो तो उसमें वजन कम होने के इम्कान ज्यादा होते हैं, उनके लंग्स के मसाइल देखने में आते हैं, और ये भी देखा गया है कि आगे चल के उसमें एस्थमा और जो सीओपीडी जिसको आप कहते हैं क्रॉनिक लंग डिजीज, उसके बहुत ज्यादा इम्कान बढ़ते जाते हैं, इसलिए कि इसमें पार्टिकल्स छोटे से छोटा पार्टिकल होता है। कुछ पार्टिकल तो ऐसे हैं जो 2.5 माइक्रोन से भी छोटे हैं, और वो खून की नालियां, अगर माँ सांस ले रही हो इस फजा में तो उसके सांस के जरिए से ये नाली उसके जिस्म में जाते हैं और ब्लड के जरिए बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं, और अगर बच्चे के जिस्म में चले जाएं तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये जो आपने बच्चों की बात की ये बहुत अहम है, इसलिए कि एक तो बच्चों के सांस की रफ्तार बहुत तेज होती है बड़ों के निस्बत, दूसरा वो बड़ों के निस्बत ज्यादा हवा अपने फेफड़ों में लेके जाते हैं। यही वजह है कि स्मॉग ज्यादा उनको मुतासर करती है, क्योंकि उनके फेफड़े तेजी से काम करते हैं, ज्यादा हवा खींचते हैं और उसके अंदर ज्यादा पोल्यूशन उसके अंदर चली जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों का एहतियात किया जाए, उनको घर में रखा जाए, उनको स्मॉग से दूर रखा जाए। स्कूल के अंदर जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो बहुत अच्छी बात है और इससे बेहतरी आने के इम्कान है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ नवंबर और दिसंबर में हम इसकी बात करते हैं, ये बात सारा साल होनी चाहिए, और जो हिकमत अमली है वो सारा साल उसके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए और सारा साल उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि स्पेशल बच्चों का, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत दूसरे बच्चों की निस्बत स्ट्रांग नहीं होता, तो स्पेशल बच्चों के अंदर भी स्मोक बुरी तरह मुतासर कर रहा है उन स्पेशल बच्चों को भी, तो स्पेशल बच्चों के लिए क्या चीजें हैं? जी देखें, जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं या ऐसी बीमारियां जिसमें इम्यून सिस्टम मुतासर होता है, उसके अंदर तो इसके मसाइल बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। मिसाल के तौर पे छोटी उम्र के बच्चे, हामला खवातीन, बड़ी उम्र के अफराद जो ज़ईफ अफराद हैं उसके अंदर, और फिर ऐसे अफराद जो गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हों, जिनके अंदर रीनल ट्रांसप्लांट हुआ हो, या जो डायलिसिस के ऊपर हो रहे हों, या जो ऐसी स्टीरॉयड अद्वियात ले रहे हों जो सांस के लिए या दूसरे अमराज के लिए जरूरी हों, ये वो लोग हैं जिनके अंदर जो दिफाई निज़ाम है वो बहुत कमजोर होता है। तो ऐसे अफराद को तो इस मौसम में बहुत एहतियात करनी चाहिए, जितना मुमकिन हो सके वो घर के अंदर रहें और इस आलूदगी से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिसमें इन्फेक्शन के भी ज़्यादा चांसेस होंगे, और दमा हो, सांस की प्रॉब्लम्स हो, इन्फेक्शंस हो, इन्फ्लेमेशन हो, जल्दी अमराज हो, आंख के अंदर कोई असर हो, ये सारी बीमारियां उनमें ज्यादा शिद्दत के साथ आ सकती हैं और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऐसे लोगों को, और खुसूसी तौर पर ये जो आपने स्पेशल बच्चों की बात की, उसमें जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, उसमें भी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और इस किस्म के और भी ऐसे अमराज हैं स्पेशल बच्चों में जिसमें इम्यूनिटी कम होती है। तो सर, हम बात करेंगे कि स्मोक के हवाले से बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग और बेहतर बनाने के लिए डाइट के हवाले से भी कुछ गाइड कर दें कि पेरेंट्स कौन सी ऐसी डाइट है जो होता है हाई प्रोटीन डाइट लेने से भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो थोड़ा इसको भी एलैबोरेट कर दें। देखिए, इसमें जो बैलेंस डाइट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और बैलेंस डाइट का मुराद ये है कि आप बच्चे की खुराक को 4 मुख्तलिफ पोर्शंस में रखें। एक पोर्शन है जो दूध और दूध से बनी हुई अशिया पर मुश्तमिल है, जैसे दही है, मक्खन है, पनीर है, इसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरा सब्जियां और फल, जो भी मौसमी सब्जी उस वक्त अवेलेबल है उसकी मुनासिब मकदार आप बच्चे को दें, और ये मल्टीविटामिन देने से बहुत बेहतर है कि आप मौसमी फल और सब्जियां उसको खिलाएं। उसके बाद तीसरा गोश्त है, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मछली हो सकती है, तो इनमें से किसी भी सूरत में आपने गोश्त लाजमी इसको देना है। और चौथा जो है अजनास, जिसमें आपकी चावल, दालें और दीगर चीजें शामिल होती हैं। तो अगर आपने बच्चे की दिफाई निज़ाम बेहतर करना है तो मुनासिब मिकदार में ये चारों चीजें उसकी खुराक का हिस्सा होनी चाहिए। और डेफिनेटली जब आप प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो दिफाई सलाहियत है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उसको हर वक्त प्रोटीन दी जाए। लेकिन जो मछली है वो बहुत बेहतर प्रोटीन होती है और ज्यादा आसानी से जिस्म का हिस्सा बन जाती है और दिफाई निज़ाम को बेहतर करती है। तो छोटे बच्चों में या बड़ों में आप ग़िज़ा को बेहतर करके उनकी दिफाई सलाहियत बेहतर कर सकते हैं। फिर आराम जरूरी है, फिर जहनी सुकून बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर दोपहर के टाइम रेस्ट करना और अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सर्ट ना करना ये भी जरूरी है। और पानी का मुनासिब इस्तेमाल, जिसको हम अक्सर सर्दियों में इग्नोर कर देते हैं, वो भी दिफाई निज़ाम को बेहतर करने में जरूरी है, क्योंकि सर्दियों में मास्क को लेकर भी अक्सर बहुत डिबेट होती है कि मास्क लगाना ना लगाना एक बराबर है, और अगर लगाया जाए तो कौन सा मास्क लगाया जाए,
तो मास्क को भी थोड़ा देखिए, बता दें। इसमें जो पार्टिकल्स सांस की नालियों के जरिए जाते हैं वो बास पार्टिकल 2.5 माइक्रोन तक के भी होते हैं, इससे भी छोटे हो जाते हैं, 5 माइक्रोन तक के भी होते हैं और 10 माइक्रोन के भी होते हैं। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होंगे जो है। ज्यादातर गर्दो गुबार पर मुश्तमिल होते हैं वो तो ये आम जो रूटीन के मास्क हैं जो 5-10 रुपए का मिलता है उससे रुक सकते हैं। लेकिन जो असल पार्टिकल जो स्मॉग का नुकसान दे सकते हैं वो छोटे पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स को रोकने के लिए जो आम मास्क हमारा कपड़े का होता है या जो मार्केट में 5-7 रुपए का मिलता है, इससे उस तरह का जो मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते। इसलिए मैं तो आपके इस प्रोग्राम के साथ से लोगों को कहूंगा कि वो जो N95 मास्क होता था या KN95 मास्क है और वो भी खसूसी तौर पे फिल्टर वाला, उसको आप इस्तेमाल करें और उसके जरिए आप बाहर निकलते हुए सांस लें ताकि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये भी और इसमें फिल्टर हो जाएंगे और उसके जरिए से आप बच सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि आप घर में एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं और आजकल तो बहुत सारे ऐसे मॉडर्न एयर प्योरीफायर आ रहे हैं जो घर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपको बताते हैं कि इस वक्त मशीन ने कितनी सफाई कर दी है घर के अंदर और एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर बाहर 1200 है या 800 है तो हमें ये भी देखना है कि हमारे घर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना चल रहा है। तो उसको बेहतर करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, वो भी फिल्टर वाले मास्क, और दूसरे नंबर पे एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल लाजमी करें इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आप का ताल्लुक भी इस फील्ड से है, मतलब हेल्थ के हवाले से आप बेहतर बता सकते हैं। हमें हॉस्पिटल्स की सिचुएशन बताएं। हॉस्पिटल्स में काफी रश है और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कौन से पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, किस बीमारी के पेशेंट्स में ज्यादा? सर्दी के मौसम में अमूमी तौर पे नजला, जुकाम, खांसी, गला खराब और अस्थमा के मरीज तो वैसे ही बहुत आते हैं। हाँ। लेकिन जब उसके ऊपर स्मॉग का असर आना शुरू हो जाता है, यानी स्मॉग बेसिकली वो धुआं है, वो फ्यूम्स हैं जो गाड़ियों से निकल रहे होते हैं, फैक्ट्रियों से निकल रहे होते हैं, आग लगने से निकल रहे होते हैं, जब ये फ्यूम्स उसमें शामिल हो जाते हैं तो उसके साथ वो जो फॉग है वो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। तो इसलिए आजकल के मौसम में स्मॉग की वजह से नजला, जुकाम, खांसी, दमा, इसके मरीजों की तादाद में काफी इजाफा हो चुका है और हमारी इमरजेंसी में अक्सर ये देखे जाते हैं। फिर इसके साथ साथ आंखों के अंदर जलन का होना, सोजिश का होना, जिल्द के अंदर सोजिश का होना, इन्फ्लेमेशन का होना, ये भी बड़ा कॉमन देखा जा रहा है। ठीक है। तो जो काम हम आसानी से कर सकते हैं वो ये है कि आप बाहर से जब भी आए तो आंखों को ताज़ा पानी से साफ करें, हाथों को और चेहरे को उसको धो लें, पैरों को साफ कर लें और उसके बाद गैर जरूरी घर से बाहर न निकलें। तो उसमें यह है कि जरा बेहतरी का चांस होता है और जब भी आपको मसला हो आप अताई की बजाय एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं या सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो वो आपको सही मशवरा देगा कि इस बीमारी में क्या करना है। लेकिन अमूमन इस मौसम में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती और कॉमन जो नज़ला, जुकाम, खांसी की अद्वियात है वो काफी होती है। प्रिवेंशन जरूरी है, एहतियात बहुत जरूरी है। ठीक है, एहतियात बहुत जरूरी है। शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे एक डॉक्टर की हैसियत से कि डॉक्टर आप बेहतर बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी डाइट है जिससे सभी शहरी अगर वो अपना हिस्सा बना लें, मामूल बना लें, अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें तो अपनी चीजों को, अपनी हेल्थ को बेहतर कर रख सकते हैं? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जो एक एक्शन लिया है स्मार्ट लॉकडाउन या ग्रीन लॉकडाउन का, उसको हमें मिलजुल कर कामयाब करना है। ठीक है। बजाय इसके कि हम उसको रूल को ब्रेक करना शुरू कर दें या किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ मिलके हम उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एक तो ये है कि आप जितना हो सके घर में रहें, बैलेंस डाइट जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि उसमें फलों का इस्तेमाल और जो हाई क्वालिटी प्रोटीन्स है, मछली हो सकती है उसके अंदर, जो वाइट मीट है वो ज्यादा बेहतर होता है, तो उसका आप इस्तेमाल करें। रेस्ट को अपने मामूल के अंदर शामिल करें, दोपहर को जरूर 1 से 2 घंटा रेस्ट करें और अगर आप जो काम घर में बैठ के कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कर सकते हैं या ओवर द टेलीफोन कर सकते हैं, वो जरूर आप उसको करें और कोशिश करें कि अपने घर की जो गाड़ियां हैं जो फैक्ट्रियों से चला रहे हैं वो अपनी फैक्ट्री के अंदर से उसको इंस्पेक्शन कराएं और उससे निकलने वाले धुएं को करें। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, हमारे ज्यादातर जो ट्रैफिक वार्डन है जो मैंने सारे शहर में देखा है, उनका ध्यान बिल्कुल ट्रैफिक के ऊपर नहीं होता, वो सिर्फ चलान के चक्कर में लगे होते हैं। अगर 10 वार्डन खड़े हैं तो मजाल है वो ट्रैफिक को सेट करें, वो सिर्फ एक नुक्कड़ में खड़े होकर लोगों को चलान करते हैं और बाकी ट्रैफिक बेहंगम चली जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इस मौसम में अगर आप
पुलिस वाले भी स्ट्रीमलाइन कर दें, चालानों से ध्यान उठा के ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करें, जिन गाड़ियों से धुआं निकल रहा है उनको फौरी तौर पे पकड़ें, चिंचियों को जरा कंट्रोल में रखें, और जो हैवी व्हीकल्स शहरों के अंदर से गुजर रही हैं उनकी जरा रोकथाम करें, और अगर धुआंधार इसमें से आ रही है तो उसको लाजमी उसको आउट ऑफ द रोड करें। और इसी तरह से जो एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर्स हैं जो फैक्ट्रियों के ऊपर जरूर जाके वो चेक एंड बैलेंस रखें कि उनकी चिमनियों से कोई ऐसा केमिकल या ऐसा धुआं तो नहीं निकल रहा जो इस मसले का बायस बन रहा है। तो इन चीजों पे अगर हम करें तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें बेहतरी आएगी और कुछ हालात बेहतर होंगे, और मेरा ख्याल है अब कुछ हवा का रुख भी इंडिया का दूसरी साइड पे मुंतकिल होने के इम्कानात हैं। तो जो 200-300 एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया की हवाओं की वजह से बढ़ रहा है उसमें भी बेहतरी आएगी। तो मेरा ख्याल है कि हम 400, 300 और 400 के अराउंड हम इजीली चले जाएंगे अगर हम प्रिवेंशन करते हैं तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, एक बात जो बेहतर हाईलाइट की उन्होंने कि ग्रीन और स्मार्ट लॉकडाउन लगा तो दिया गया है हुकूमत की जानिब से, लेकिन अब उस पर अमल करना, उसको कामयाब बनाना एक आम शहरी की जिम्मेदारी है। जब तक हम आम और अच्छे शहरी होने का सबूत नहीं देंगे तब तक हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम अपनी इस मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन है। तो अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखें और इस स्मार्ट लॉकडाउन को कामयाब बनाएं, बेहतर बनाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि हमें किस तरह से एक अच्छा शहरी होने का सबूत देना है और किस तरह से हमने इस स्मार्ट लॉकडाउन को कामयाब बनाना है। अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब बनेगा तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं मौजूदा सिचुएशन को, स्मोक को। अदरवाइज दिन ब दिन बढ़ती हुई स्मोक के लिए तैयार रहिए। हमें एक और डॉक्टर ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर शाहिद मलिक साहब हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल जो दिन ब दिन हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है, स्मोक किस तरह से पंजाबियों की सेहत पर असरअंदाज हो रहा है और किस तरह से हम बच्चों को बचा सकते हैं इस स्मोक के असरअंदाज होने से। वेलकम कहते हैं सर आपको, और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सजेस्ट करते हैं पंजाबियों को कि किस तरह से वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज को जो स्मोक की वजह से डेवलप हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, उन्हें किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया मैडम। बात यह है कि स्मोक जो है ना तारीखी प्रॉब्लम है और बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहले लंदन स्मोक आई थी 1952 में और अब जो 2024 में लाहौर स्मोक ये तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, इस वक्त सुबह 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है ये हवा के अंदर सस्पेंडेड है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके ये फेफड़े, आंखें और ये आपका पूरे रिएक्शन सीएनएस हर चीज इफेक्ट हो रही है इसके साथ। ठीक है, इस वक्त आपने एडवाइस का पैकेज का मुझे पूछा है। एडवाइस पैकेज तो सिर्फ सिंपल है कि अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कीजिए और अपनी आंखों को बचाइए और सांस को बचाइए। ठीक है, मास्क को लगना है और आंखों के ऊपर आपने बचाव करना है इसके लिए। अदरवाइज तो ये स्मोक तो आपको सफोकेशन में ले जाएगी और आपकी बीमारी फैलती जाएगी। ओके सर, आप क्या कहेंगे कि लंदन में जो हमने 1956 की बात की, उस दौर में उन्होंने स्मोक के लिए कितनी ऐसे मुहिम चलाई जिसके बाद उन्होंने लंदन को स्मोक फ्री बनाया। टिल नाउ अभी तक हम लंदन में स्मोक का कोई मसला हमें देखने को नहीं मिल सकता। लाहौरियों को, पंजाब हुकूमत को किस तरह से वो भी अपने इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोक से बचा सकते हैं लाहौर को, पंजाब को? मैडम यहाँ पर बात यह है कि हमारी पॉलिसी स्ट्रक्चर डिफेक्ट है उसके अंदर। ठीक है, जब लंदन स्मोक आई थी 1952 में, उसके 4 साल बाद उनके एक एमपी वो खड़े हो गए, उन्होंने 4 साल काम किया और एक क्लीन एयर एक्ट दिया। उनका एक बेसिक ह्यूमन राइट है क्लीन एयर मिलना, और यहाँ पे तो आपने बेतुकी हाउसिंग सोसाइटी की इजाजत दी, दरख्त काटने की इजाजत दी और एनवायरनमेंट को बर्बाद करने की खुली इजाजत है। हम क्लाइमेट दुश्मन पॉपुलेशन है और किसी किस्म का रूल को ओबे हम नहीं करते और हुकूमत की किसी को विलेट नहीं होती इसके ऊपर, जिसकी वजह से हम इस वक्त इस प्लेनेट को बर्बादी के रास्ते में डाल दिया। ये सूरत हाल है कि नीयत ठीक होगी तो हम क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएंगे, अदरवाइज तो ये काम इस तरह चल रहा है
और वो यार ये दिलवाल का सफर बहुत मुश्किल से होता है और ये दिलवाल का सफर शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, शहरियों में तरह तरह की बीमारियां भी जन्म ले रही हैं, तो उन बीमारियों को कैसे हैंडल कर सकते हैं शहरी? क्या चीजें अपनी डाइट में ऐसी ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे वो उन बीमारियों से बच सके? मैडम डाइट का तो इसके साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक ये है। एक एनवायरमेंटल डिजीज है और क्लाइमेट चेंज की वजह से है। ठीक है। क्लाइमेट ठीक करेंगे तो इसकी बेस जो रूट काज है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अगर क्लाइमेट खराब है तो आप खराब में सांस भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्बादी तो मुकद्दर है आपका। बात यह है कि इलाज का आपने पूछा, इलाज की 2 लाइन्स होती है। 80% हमेशा प्रिवेंशन होती है, बचाव होता है, और 20% ट्रीटमेंट होता है। ठीक तो है। बात सिर्फ ये है कि आपको रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट करनी है और आपको इस फिल्थी जो इस वक्त आपके एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर सस्पेंडेड और टॉक्सिक पार्टिकल्स है उससे बचना है, बस यही हाल है। ठीक है। ठीक है सर, ट्रीटमेंट के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे? नेबुलाइज करना चाहिए शहरियों को, क्योंकि हॉस्पिटल्स के भी हालात, खासतौर पर हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हालात तो आपके भी सामने है, किस तरह से ट्रीट किया जाता है, और इमरजेंसी तो लगा दी जाती है लेकिन नंबर ऑफ बेड्स पेशेंट से कई दर्जे कम होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही है। देखिए इस वक्त बच्चों को तो स्कूल से छुट्टियां है, ठीक है। अब अगर घर में भी बच्चे थोड़ी सी बदत जाती हुई नहीं तो चेस्ट इन्फेक्शन हुई नहीं, जो पहले अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है फिर लोअर चली जाती है। ठीक है। उसके लिए बच्चों को जिस कमरे में रखे उसके अंदर गर्म पानी के फ्यूम से चलने चाहिए। ठीक है। जिसके अंदर वो हीटर के ऊपर पानी रख लीजिए जो चलता रहे, पानी फ्यूम्स आते रहे ताकि बच्चे का सांस ठीक रहे। ठीक है। और उसको नेबुलाइज कीजिए बार बार दिन में 2-3 मरतबा, ताकि उसकी सांस की नालियों की चोक ना हो, सिर्फ इसको बचने के लिए। और अगर बुखार हो जाता है, खांसी करता है, तो उसको कोई एंटीटॉक्सिक देनी पड़ेगी आपको और एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी बच्चों को बचाने के लिए। ठीक है। इम्यून सिस्टम के हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना दीगर बच्चों का होता है, तो उनके हवाले से क्या कहते हैं? स्पेशल चाइल्ड पर ज्यादा असर करता है इस तरह का माहौल? एग्जैक्टली। देखिए मैडम जो इम्यून है ना, इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक एंड यूनिक शील्ड। हर एक की अपनी अपनी शील्ड है, प्रोटेक्टिव शील्ड है। मेरा इम्यूनिटी लेवल कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। इम्यूनिटी लेवल को ठीक रखने के लिए आपको अपनी प्रोटीनस डाइट, फ्रूट्स, ये चीजें ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है। अब उसके लिए फिर वो मसला है, ये डबल बर्डन ऑफ डिजीज है। एक तो बीमारी है, दूसरी गुर्बत है। ये बंदा कहाँ से ही अपना इम्यून सिस्टम ठीक कर सकता है? इसके अंदर आप देखिए, मैं अभी पीछे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था यूएनडीपी की, शायद यूएनडीपी की थी है, किसी और एजेंसी की थी, कि अगर ये स्मॉग इस तरह चलती रही, अगर ये इसी तरह की इन्वायरमेंट क्लाइमेट डैमेज होता रहा, तो 7 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कम होती जा रही है। जिस बंदे ने 70 साल जिंदा रहना है उसका वो कहते हैं 7 साल डाउन कर दीजिए आप। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, आज के शो में हमने इसी मौजू को ज़ेरे बहस इसलिए बनाया ताकि हम अपनी आवाम की, अपने व्यूवर्स की हैमरिंग करते रहें, ताकि आप लोगों की बात जहन नशीन हो जाए कि हमें अपनी एहतियात जो है वो हमें अव्वल दर्जे पर रखनी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ 20% होता है और 80% बचाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी बीमारी से बचने के लिए आपको एहतियात करनी ज़रूरी है ताकि आप ट्रीटमेंट की स्टेज तक पहुंचे ही ना। और मौजूदा सूरत हाल में हमने पंजाबियों को स्मोक को भी बिल्कुल ही इजी लेता हुआ देखा, और किस तरह से स्कूल्स बंद होते ही जू और डिफरेंट पार्क्स में हमने रश लगता हुआ देखा, फैमिलीज का इकट्ठा होना देखा, किस तरह से 1 डिश पार्टीज चल रही थी दीगर पार्क्स में, और किस तरह से ट्रीटमेंट को बिल्कुल इजी लिया जा रहा था। लेकिन अब हमने जो इमरजेंसी लगते हुए अस्पतालों में सिचुएशन देखी, वो देखते हुए हमें इस बात का एहसास हुआ कि जिन लोगों ने भी, जिन फैमिलीज ने भी, जिन बच्चों ने भी इस सूरत हाल को सीरियस नहीं लिया, संगीन नहीं समझा, वो सभी के सभी जा पहुंचे हैं हॉस्पिटल्स। और खुदा न ख्वास्ता मजीद सूरत हाल बदतर हो, इससे पहले आप लोग एहतियात का दामन पकड़ें और कोशिश करें कि घरों के अंदर रहें। ये अलग बात है कि स्मोक की सिचुएशन इतनी बढ़ती हुई नजर आ रही है जिन्होंने अब घर के अंदर भी दाखिल हो चुकी है।
تو لہٰذا جب آپ گھر کے اندر ہوں گے تو کئی فیصد آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے اس بیماری سے، اس وبا سے، جو آپ کی ہیلتھ کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی ہیلتھ کو تو گرا ہی رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کو بھی کئی سال کم کر رہی ہے۔ تو اپنا خیال کریں، اپنے آس پاس کے ماحول کو بہتر بنائیں اور سمارٹ لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ایک مثبت قدم اٹھائیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔